बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमज़ान। अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे एक नई प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। जैसे कि आपने मेरे देखा कि कई मेरे टॉपिक्स ऐसे हम चूज़ करते हैं कि जो कि अवामुन नास को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और ऐसे इश्यूज जिनकी वजह से लोगों को परेशानी भी रहती है और वो उसका एक बेहतरीन जवाब नहीं दे पाते। हमारा फोकस ही ऐसे एरियाज हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, और मैं मज़ीद भी करता रहूँगा, और एक बहुत डिफरेंट वकला का की राय लेता रहूँगा कि जो कि इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और उनकी इन्वॉल्वमेंट से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी भी आ रही है, मगर वो कुछ परेशानियों के शिकार भी हैं। उन्हीं इश्यूज को डिस्कस करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक बड़े महानाज एडवोकेट असद वाज भट्ट साहब। असद असद भट्ट साहब जो हैं वो एक ना सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मकाम रखते हैं, मगर मैं इनको बहुत अरसे पहले से जानता हूं, जब हम दोनों गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इकट्ठे पढ़ते थे। और असद भट्ट साहब जो हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन मुकर्रर थे, और उनकी पूरे मुल्क में काफ़ी शोहरत थी। उसी चीज़ को उन्होंने कंटिन्यू किया वकालत के प्रोफेशन में, और आज तक तकरीबन 12-13 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इनको वकालत करते हुए। इन्होंने बहुत से लैंडमार्क क्रिमिनल केसेस में अपना पार्ट प्ले किया है, और लॉ की डेवलपमेंट में एक कलीदी किरदार अदा किया है। ना सिर्फ ये, भट्ट साहब जो हैं वो एक बड़े महानाज लीगल एनालिस्ट हैं, और टेलीविजन के कई प्रोग्राम्स में अपना व्यू पॉइंट भी देते हैं। भट्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स और परेशानियां हैं। हमारे यहाँ पर वकुआ होता है तो सबसे पहले तो एक साइल जिसका मसला होता है वो पुलिस में रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट करवाने से ही घबराता है। अगर मामला अदालत तक चला भी जाए और प्रोसेसेस फॉलो भी करे लीगल अपने, येट इंसाफ जो है वो बहुत दूरस्थ होता है, और लोग एक अजीब से विशियस साइकिल का शिकार हो जाते हैं। आप थोड़े से इस पर रोशनी डालिए कि इसकी वजह क्या है, और एक आम आदमी को आप किस तरह मुतमईन करेंगे कि वो इस प्रोसेस का पार्ट बने। जी भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया हारिस, आपने मुझे मदऊ किया इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने प्रीवियस प्रोग्राम किए हैं आगे भी आप करेंगे, और लोग इसको बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं और इससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। बेसिक जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों तक जो बात पहुँचाई जाए, उनके प्रॉब्लम जो है उनको सोल्व किया जाए, मैं दुआ गो भी हूँ कि उस मकसद में आप जो है वो कामयाब होंगे। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो प्रॉब्लम है क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसके अंदर आपको स्टेजेस दर स्टेजेस जो है वो प्रॉब्लम्स को जो है वो निकाल के देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स जो है वो कहाँ कहाँ पे है और उनका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है। कोई भी माशरा जो है वो पहले दिन कोई इस तरह से अपना अच्छा सिस्टम नहीं रखता। ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं जब मुख्तलिफ जूरिस्प्रूडेंस को और मुख्तलिफ जो लीगल सिस्टम है, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे भी लोगों ने एक इर्तिका के मरहले से गुजरने के बाद एक जो सिस्टम डेवलप किया जिसे हम आइडियल समझते हैं, और वो उसके बाद भी सोचते हैं कि उसको मजीद डेवलप करने की कोशिश है, जिसका आप मिसालें आपको मिलती होंगी। अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर आप बात करें क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से, तो सबसे पहले जो मसला आता है वो पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स का है। क्योंकि आपकी पहली एप्लीकेशन जब कोई भी वारदात जब हुआ या इंसिडेंट होता है, तो आप अपनी एप्लीकेशन एक फाइल करते हैं। उसके अंदर कुछ एसओपीज अभी डेवलप हुए हैं जो मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए या उनको प्रिसाइज करना चाहिए। आप एक एप्लीकेशन देते हैं और आपकी एफआईआर जो है उस तरह 10 कटनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में अब ये मसला आता है कि वो उसकी एसओपी उनके हैं कि पहले उनके एसएचओ सुनेंगे, उसके बाद उनके डीएसपी सुनेंगे ऑपरेशन, और फिर एसएसपी की परमिशन के बाद जो है वो एफआईआर कटेगी। अब ये तो इनका एसओपी अपनी जगह पे ठीक, लेकिन जब अदालत में आप इस मुकदमे को लेके आते हैं जिसका वो हुआ काफी अर्से पहले हुआ और आपकी एफआईआर काफी दिनों बाद कटी, तो आपके पास सबसे पहला ये मसला आता है कि डिले का। कोर्ट जो है वो डिले को देखती है कि जी आपने ऑफ कोर्स अपनी एप्लीकेशन को मैन्यूवर किया होगा, आपने लीगल एड ली होगी, जिस तरह के फैक्ट्स थे उसको डिस्टोर्ट किया होगा, तो कोर्ट उसको एक दूसरे पैराए में देखती है। तो यहाँ पे जरूरी ये है लोगों के लिए कि अब पुलिस स्टेशन के अंदर एक फ्रंट डेस्क बने। आप जाते सार जैसे ही वो हुआ हो तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें और उनसे आप रसीद हासिल करें,
और उस रिसीट को एट द टाइम ऑफ बेल एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ ट्रायल जो है वो एविडेंस के अंदर जरूर एग्जिबिट करवाएं, ताकि वो गैप आपका मुकम्मल हो जाए जो परमिशन लेने में और एसओपी करने में लगा 3 4 5 दिन का, और आपका वकूआ जो है पुराना हो गया, बट यू कैन से टू द कोर्ट कि जी ये देखिए हमारी एप्लीकेशन भर वक्त थी। तो ये एक मामला जो आप ऑडियंस को बता सकते हैं, जो आम लोग हैं उनको बता सकते हैं कि वो इस तरह से अपने डिले को कवर कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि एफआईआर आपकी कट गई सेक्शन 154 के तहत, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम एक जनरल ऑडियंस के लिए भी है तो मैं ज्यादा शिकों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अगरचे जो लॉ लीगल साइड पे लोग हैं उनको तो काफी पता होती है, लेकिन कम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी एफआईआर जब कट गई उसके बाद आपका मामला जो है तफ्तीश की तरफ आ जाता है। अब तफ्तीश के अंदर आप देखें कि आप जो तफ्तीशी है उनको अगर आपने एक मुख्तलिफ नोयत की एफआईआर होती है, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने चोरी की एफआईआर कटवाई, तो आपने शुरू में जो आपको लोग लगे कि ये चोरी में मुलव्वस है तो आपने उनको नॉमिनेट किया। लेटर ऑन आपको पता चला कि आपने कुछ दूसरे लोग जो है वो बाद में क्लियर हुए हैं कि पता चला है जी कि उन्होंने भी वो भी मुलव्वस थे। तो यहाँ पे आपने डिले नहीं करनी, आपने फौरन अपनी जो है वो अमेंडेड स्टेटमेंट जिसे हम ततिम्मा जो है बयान कहते हैं उसके अंदर आपने उनको नॉमिनेट करना है। और फिर अगेन पुलिस का कोऑपरेशन बड़ा जरूरी है। उनके अंदर तादाद केसेस कितनी ज्यादा है, जिस तरह कोर्ट्स में है कि वो अगर आप हायर अप्स पे जाते हैं तो पता चलता है काफी दिन आपके गुजर गए। इसका अगेन सोल्यूशन हमारे पास है कि आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन को जो ओवरऑल वॉच करना है वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट ने करना है। अगर आपको लगता है कि तफ्तीशी आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, आपको मुलाकात का टाइम नहीं दे रहा, आप लोगों को नॉमिनेट करना चाहते हैं, आपका केस डिस्टर्ब होगा, तो यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न मैजिस्ट्रेट कि ये कुछ फैक्ट्स जो है बाद में डिस्क्लोज हुए हैं और हम अपनी रिकमेंडेड स्टेटमेंट के तहत ये अपना जो है वो बयान अपना जमा करवाना चाहते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक बात जो एफआईआर के जिम्मे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी एफआईआर हायर अप्स भी नहीं काट रही तो देन आपके पास रेमेडी है कि आप फौरन जो है वो सेक्शन 22A एंड 22B सीआरपीसी के तहत आप एक रिट फाइल कर दें, ताकि आपकी रिकॉर्ड के ऊपर मामला क्लियर आए कि आपने जो है वो टाइमली जो है वो अपनी रेमेडीज को अवेल किया है। आपको पता है कि जहाँ पे आप इफ यू स्लीप ओवर योर राइट तो वहां पे आपको लॉ भी जो है वो उस तरह से मदद नहीं करता। अब मैं आता हूँ कि तफ्तीश के मुताबिक, तफ्तीश में भी आपने देखना है कि आप अपने फौरन जो है वो लोग जो एविडेंस है उसको आप रिकॉर्ड करवाएं तफ्तीशी के साथ, और जहां पे नहीं आता आप कंसर्न मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन फाइल करके मामला को जल्द अज जल्द जो है वो करें। अगरचे लॉ के अंदर ये बड़ा क्लियर है कि सेक्शन 173 के तहत जो है वो 14 दिन के अंदर जो कंसर्न आयु है या तफ्तीशी हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने अपनी तफ्तीश को सबमिट करवाना है। लेकिन यहाँ पे भी एक लकूना रह जाता है कि वो इंटरम चलान या जिसे आप कहते हैं कि आप जो है वो आर्जी चलान जमा करवा देते हैं, मुकम्मल चलान नहीं जमा करवाते, और बाद में मामला जब डिले के साथ कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं, मिसाल के तौर पे 6 माह के बाद या 4 माह के बाद जो है वो चलान जमा करवाया जा रहा होता है, तो ये भी अगर आप प्रोसिक्यूशन साइड पे हैं तो आपके केस को डेंट करता है। अगर आपका चलान बर वक्त जमा हो जाए, आपके विटनेस जो है वो उनकी मेमोरी फ्रेश होती है, वो अपने जो है बता सकते हैं कि क्या हुआ, क्या वाकयात हुए, तो ये एक मामला जो है वो तफ्तीश में हमें देखने में मिलता है कि ये डिलेज जो हैं वो केस को डेंट करती हैं। लेकिन अगर आप इसे रिगरसली जो है वो परस्यू करें, मैजिस्ट्रेट के साथ कंसर्न एप्लीकेशन फाइल करें, तो आप इस मामले को जल्दी जो है वो जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चीजों को बेहतर कर सकते हैं। बट सर मेरा अब अगली बात, एक सॉरी इस पॉइंट पे एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे कि हम क्योंकि एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से इस गुफ्तगू को लेके चल रहे हैं, आपने लीगल तो बहुत बेहतरीन तरीके से पोजीशनिंग एक्सप्लेन कर दी, जिसमें आपने ये सारी चीजें बताई एक आम आदमी को समझने के लिए कि कहाँ डिलेस कॉज हो सकते हैं और उनको कैसे कवर किया जा सकता है। मगर मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एज अ होल देखते हैं तो हमें ये बात समझने की सख्त जरूरत है कि एक आम आदमी जिसके साथ कोई वकुआ होता है वो बहुत सारी परेशानियों में घिरा हुआ होता है, और एट टाइम्स वो एक मैटर को अपनी अक्लो फहम के थ्रू हल करने की कोशिश कर रहा होता है। मेरा सवाल ये है कि अदालतों में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का अगर मैं अपनी नाकस अकल में समझूं तो एक बेसिक एसेंशियल एलिमेंट है कि जो कि डिले, जिस उस डिले की बेस पे केसेस बनते भी हैं और तबाह भी हो जाते हैं।
तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी अदलिया इस पॉइंट को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि हमारा आम आदमी जो कि एक वकूए से गुजरता है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ना ही वो बहुत अच्छा लीगली एडवाइज्ड होता है कि जिसको इन चीजों का सारा का पता हो और उसको प्रॉम्प्टली एक्ट करना हो। तो इस मामले में क्या हमारी जो लेजिस्लेटिव तो एक एलिमेंट फर्क है, पर क्या हमारा केस लॉ की डेवलपमेंट में, प्रेसिडेंट लॉ की डेवलपमेंट में कोई इस तरह के एलिमेंट को उठाया नहीं गया आज तक? इस पे थोड़ी सी बताइएगा जरा। देखिए, डिले जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे है हारिस। आप अगर आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये एक पार्टी है। जी जी। कोर्ट ने जब मामला को देखना है, अगर अगर प्रोसिक्यूशन अपने केस को डिले के साथ लेके आती है तो वो अपना केस खराब करती है। लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। असल में तो एक वकूआ जो है वो किसी आम इंसान के साथ हुआ। अगर केस प्रोसिक्यूशन गलत डेवलप करती है डिले की वजह से या किसी दूसरी वजह से, तो वो उसका नुकसान इवेंचुअली जाके वो उस आम आदमी को, कंप्लेनेंट को या मुद्दई को होगा। जी जी। तो ये आपकी बात ठीक है कि कोर्ट जो है वो इन चीज़ों को एक बैलेंस क्रिएट करती है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उस थ्योरी पे बेस करता है कि यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो देना पड़ता है एक्यूज को, कि अगर उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत भी डाउट क्रिएट हो गया, जो कि डिले की वजह से बड़ा ज्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो विटनेस है उनको मैनेज किया जा सकता है, डिले को वैसे भी कोर्ट सस्पिशियसली देखती है। तो कोर्ट ने एज ए इम्पार्शियल बॉडी ये देखना है कि ऑन द वन साइड एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और ऑन द अदर साइड जो है वो एक डिफेंस वाले हैं। तो कोर्ट के पास तो जब मामला आएगा उसके बाद कोर्ट के अंदर जो डिले है वो एक अलग बहस है कि उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा, विटनेसेस आ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन, उनकी एग्जामिनेशन चीफ वो टाइम पे नहीं हो रही, उसके ऊपर हम क्रिटिसाइज और तनकीद कर सकते हैं, उसके अंदर इस्लाह का पहलू है। लेकिन जो मेजर डेंट पड़ता है क्रिमिनल केसेस के अंदर वो आपका पुलिस स्टेज पे और प्रोसिक्यूशन स्टेज पे पड़ता है, कि जब एक चलान सबमिट किया जाता है तफ्तीशी की तरफ से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी काफी दिन लगते हैं। उसको पास करने के अंदर करप्शन इन्वॉल्व है, लोग जो है वो मेटिकुलसली चीजों को देखते नहीं है, चंद पैसों की एवज जो है वो चलान जो नहीं बनता उसको जमा करवा देते हैं। ये काम जुबान ज़द आम बात है कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं हो सका, अगरचे नया है 2007-6 के अंदर के लगभग ये आया है, लेकिन इसके अंदर अभी बड़ी इस्लाह की जो गुंजाइश मौजूद है। तो जब ये दो डिपार्टमेंट आएंगे, कोर्ट इनको वक्तन फवक्तन, जो आपका क्वेश्चन है वो इनको तनकीद का निशाना भी बनाता है, इनके केस डिसमिस भी करता है, उसका बेनिफिट जो है वो अक्यूज को भी मिलता है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इन डिपार्टमेंट को एक जिम्मेदारी के साथ कि ये उनका नुकसान, उनकी साख का नुकसान तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये एक आम बंदे का नुकसान है, एक उदय का नुकसान है, जिसको इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट जो है उसको उठता जा रहा है। फिर इवेंचुअली क्या होता है कि लोग खुद बंदूक उठाते हैं, कहते हैं जी मेरा बंदा अगर चला गया है तो मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ठीक है यार मैं तो चार्ज, आपने अक्सर देखा कचहरी के अंदर हथकड़ी लोग, हथकड़ियां लगे हुए लोग, उनका मर्डर हुआ है और इस चीज की वो निशानदेही कर रहे हैं कि आपके सिस्टम के अंदर जो लैप्सेस हैं, लकूनास हैं, और वो आम एक मुद्दई की दादरसी नहीं हो रही। आप एक ड्यूरेशन देखें कि ट्रायल से लेके एफआईआर कटने तक, जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता है तो नस्लें जवान हो जाती हैं। किसी जमाने में हमारे सीनियर बताया करते थे कि जो आपका क्रिमिनल ट्रायल है वो 3 से 4 दिन के अंदर कंक्लूड होता था। अभी कुछ मॉडल कोर्ट जो है वो बनाए गए, उसके अंदर भी चीजों की सलाह की जरूरत है, लेकिन है एक इनिशिएटिव था कि उसके अंदर जो है वो लोग आए और अपने मामला को जल्द अज जल्द जो खत्म करें। फिर हमारे जो अक्सर हम तनकीद नहीं करते थे कि मसला मेरे घर का है, मैं खुद तनकीद करूंगा, मैं लॉ कम्युनिटी से हूँ, मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं उससे आंख चुरा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मसला हल ना हो। तो हमारी लॉयर कम्युनिटी के पार्ट के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। उनको भी चाहिए कि टाइमली जो है वो चीज़ों को, जब आपने केस बुक किया है तो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, एप्लीकेशन होनी है, तो आपके पार्ट पे डिले ना हो और उसी तरह से आपका नाम बड़ा होता है। आप जितने बड़े लॉयर्स देखेंगे उनके अंदर वक्त की पाबंदी और पंक्चुअलिटी और जिम्मेदारी का जो अंसर है वो बहुत अया था। तो ये हमारी लॉयर्स कम्युनिटी को, यंग जनरेशन को, ये हमें भी ये बात चीज में अपने आप को उसमें इंक्लूड करता हूँ कि ये चीज को जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए कि इतना डिले जब होगा तो उससे आप सोसाइटी के अंदर जो है वो कोई इस्लाह नहीं ला रहे। हमारा प्रोफेशन सिर्फ पैसे कमाने वाला प्रोफेशन नहीं है, ये आपको एक ऐसी ड्यूटी जो है वो सौंपता है कि जिसके अंदर आप सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी की इस्लाह के अंदर
अपना एक कलीदी रोल किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप उसको समझे तो। ऐसा नहीं है कि केस बुक की, आपने फीस ले ली, उसके बाद जी वो कोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर मामला हो रहे हैं। मानता हूँ कोर्ट के अंदर जो दूसरी चीजें हैं, जजेस भी बाजू का स्ट्राइक पे होते हैं किसी दूसरी वजह से, आजकल तो वैसे ही पेंडेमिक की वजह से कोर्ट के अंदर कम जो है वो कार्रवाई हो रही है, लेकिन लॉयर्स को अपनी जगह पे पाँव पे खड़ा होना चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जस्टिस जो है वो चौधरी मंजूर साहब अभी सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो जस्टिस, उनके बारे में मशहूर था क्रिमिनल ट्रायल के अंदर कि वो कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होके क्लाइंट को कॉल करते कि भाई आप कहाँ पे हैं। इधर मामला उल्ट है, क्लाइंट जो है वो लॉयर्स को कॉल कर रहे होते हैं कि आप कहाँ पे हैं। तो हमें अपनी कम्युनिटी को देखना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं है, इसके अंदर कोर्ट्स का भी मामला है, पुलिस को अपनी जो है वो जिम्मेदारियां वो निभानी पड़ेंगी, और उसके अलावा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जी बट सर, मेरा मेरा दो दो सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने बड़े अच्छे तरीके से, मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस के लिए ये समझना अब काफी आसान हो गया है कि असल में फॉल्ट लाई कहाँ करता है और क्या वजह है कि इंसाफ का हसूल उनके हाथों से दूर निकलता जा रहा है। इसमें मिली जुली रुझान दोनों तरफ से बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक कि अगर मैं कहूंगा कि 60 to 70% कसूर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है, जो नाकस तफ्तीश के बेस के ऊपर या अपनी डिलेज के बेस पे केसेस को खराब करती है। मैं दो दो बातें मैं आपसे करूंगा और हम अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, तो 3-4 मिनट में हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं इसको। मेरा आपसे ये सवाल ये है कि क्या आप ये मुनासिब नहीं समझते कि हमारे वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जिसके अंदर लोग तनख्वाहों पे बैठे हुए हैं और लोगों की जानों से मैं ये समझूंगा कि अगर एक केस में भी इनकी लापरवाही से एक मुलजिम छुट जाता है तो आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं, क्योंकि आप नस्लों की नस्ल में नफरत और परेशानी और तकलीफ जो है वो आप इन्फ्यूज कर गए हैं। तो हमारी आपकी नजरिए में कभी ऐसा कहीं कोई इशू उठा कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से ये सवाल उठाया जाए या हमारी वकला बरादरी या किसी भी लेवल के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है, और आप वो रिजल्ट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? क्योंकि आप इस चीज को, आपके सामने है कि लोगों का इस डिपार्टमेंट पे बिल्कुल एतमाद नहीं है और बहुत सारे मुद्दई जो हैं वो प्राइवेट लॉयर्स को इंगेज करते हैं, लॉयर्स ऑफ एमिनेंस, के वो आके प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस को प्लीड करें। नंबर वन। दूसरा मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि ये क्या वजह है कि हमारी लीगल प्रोफेशन इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि वो जितने जल्दी केसेस को कंक्लूड कराएंगे उतनी ही उनकी दुकान और चलेगी। क्या ये मेंटालिटी का शिफ्ट नहीं आ सकता इस तरफ कि आप, क्योंकि पुराना दौर ये था कि जितना केस लंबा करो उतना आप मिल्क कर सकते हैं क्लाइंट से, मगर अब दौर तब्दील हो गया है। अब एडीआर के नए निजाम आ चुके हैं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ लोगों को लेके जाया जा रहा है। आई अंडरस्टैंड कि क्रिमिनल सिस्टम थोड़ा सा फर्क है सिविल साइड से, मगर अगर क्विक क्रिस्प ट्रायल्स होने शुरू हो जाएं तो हमारे लॉयर्स के पास बेतहाशा केसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि लोगों का एतमाद आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 2 मिनट में इस मेरे इन सवालों का जवाब को वाइंड अप करें। देखिए, सबसे पहले तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बिल्कुल इसके अंदर 70-80% उनका ही जो उनके ऊपर ही मलबा आता है, और उसके अंदर जाहिर है वो लॉज को फॉलो नहीं कर रहे। लेजिस्लेशन को भी चाहिए कि इस मामले में कोई इस तरह की एनेक्टमेंट की जाए जिसके अंदर टाइम स्पेसिफाई किया जाए और उसकी ऊपर फाइन्स भी रखे जाए कि अगर तफ्तीशी ने 14 दिन के अंदर चालान जमा करवाना है, वो नहीं करवा रहे, तो उसके अंदर क्या फाइन है। FIR एक कटनी चाहिए थी, वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर FIR कटी 5-6 माह के बाद, तो उसके ऊपर कोई फाइन भी आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। दूसरी आपका क्वेश्चन ये था कि जी आप इसके अंदर जो है वो किस तरह से मजीद जो है वो इस्लाह ला सकते हैं। इसके अंदर हारी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देखना पड़ेगा कि लॉयर्स अपनी दुकान बिल्कुल, एक आपकी बात ठीक है कि अगर जल्दी डिस्पोजल की तरफ जाएंगे, मामला तो उनका जल्दी नाम निकलेगा। आप वॉकिंग पॉफलेट के तौर पे आपका क्लाइंट आपकी बात करता है कि जी मैं उस लॉयर के पास किया, उसने किया मेरा काम। आपको अक्सर लोग कहते हुए सुनाई देंगे कि जी बड़ा रिस्पॉन्सिबल लॉयर है, टाइमिंग उसकी लीगल एक्यूमेंट वो है, ये बातें ठीक। लेकिन आप ये भी समझें कि ये होलिस्टिक एक अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी। अगर लॉयर मौजूद है, कोर्ट में डिले है, तो उसका आप क्या करेंगे।
लॉयर्स फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो भी आपको पता है जो जिम्मेदार लॉयर्स हैं, फिर उनकी एक कोर्ट के साथ भी ये आती है मामला कि जी वो स्टेज पे आ रहे हैं, फिर यह है कि प्रोसिक्यूशन जो है उनको भी अपना मामला देखना पड़ेगा। तो ये एक आपको कह ले कि ऐसी एक गाड़ी है जिसके 3-4 पहिए हैं, जैसे आपकी पुलिस है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, लॉयर कम्युनिटी है और फिर कोर्ट्स है। तो इन चारों को मिलके एक जोर लगाना पड़ेगा, फिर हम एक दलदल से निकल सकते हैं, अदरवाइज सोसाइटी जो है वो फिर खुद अपने हाथ में कानून लेने पे मजबूर होती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे यही होंगे कि ये हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा नासूर जो मैं समझता हूँ वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमजोरी है, क्योंकि यहाँ पे गुनहगार ओपनली फिरते हैं। मतलब मैं हैरान रह गया देख के कि लोगों के साथ वकूए हो जाते हैं, चोरी डकैती हो जाती है, और वो कंप्लेंट तक इसलिए नहीं लिखवाते क्योंकि उनको एक खौफ ज़दा वो महसूस करते हैं, और उनको ये लगता है कि इस अजाब में कौन जाए कोर्ट कचहरियों के चक्कर में। हालांकि इस निज़ाम से लोगों को एक ठंडी आनी चाहिए कि जी हमारी प्रॉब्लम्स की दाद रसी होगी। तो मैं भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आई थिंक दैट यू, आप जैसे लोग जो हैं दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं और अपनी एथिकली चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चला रहे हैं, आई रियली होप कि आपकी एफर्ट और काविशों से मिलजुल के एक बहुत बेहतरीन तब्दीली आए और एक आम आदमी को एतमाद, उसका जो लॉस्ट एतमाद है वो बहाल हो। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया भट्ट बहुत साहब। शुक्रिया हारिस, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।